बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका जैसा कि टॉपिक मैंने आपको बताया था, अ, वो है हम स्मार्ट मनी को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। वॉल्यूम हमें उसमें क्या मदद करता है और वॉल्यूम बुनियादी तौर पर है क्या, और हम वॉल्यूम की मदद से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कैसे कर सकते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, बेसिकली ये वॉल्यूम और स्प्रेड, मतलब ये कैंडल्स और वॉल्यूम का एक मजमुआ है, और उसमें ये एक ऐसी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी है जो हमें प्राइस और जो वॉल्यूम है उसकी मूवमेंट्स को एनालाइज करने और फिर उसके बाद हमें डिसीजन लेने में मदद करती है कि हम अब आया इसमें सेल करें, सेल की पोजीशन में जाएं या बाय की पोजीशन में जाएं। तमाम तर फाइनेंशियल मार्केट्स जिनमें हम स्टॉक भी कंसिडर करते हैं, इंडिसेस भी होती हैं, और फॉरेक्स भी है। अब चूंकि फाइनेंशियल मार्केट में क्रिप्टो की मार्केट है तो वो भी, तो इन सब के लिए ये सेम मेथडोलॉजी है। मैं वीएसए के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि ये मेथडोलॉजी है, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। ये हमें कई एक स्ट्रेटेजीज को डिफाइन करने में मदद देता है। मैं अपनी पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी से डिसाइड कर सकता हूँ, तय कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, और ये मुझे हर टाइम फ्रेम में हर पेयर पर मदद करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिचर्ड डवेकॉफ एक ट्रेडर थे अर्ली 90s में, उनका क्रिएट करता है, और इसे बाद में टॉम विलियम्स ने रीडिफाइन किया था और इसको प्रैक्टिबली प्रैक्टिसेबली बनाकर सामने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये बात हमें एज अ ट्रेडर समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती। अगर आपको कोई ये कहे ना कि मार्केट में सिर्फ जुआ है ये मार्केट, तो ये गलत बात है, क्योंकि मार्केट रैंडमली मूव नहीं कर रही। ठीक है, रैंडमली मूव नहीं कर रही तो फिर कोई ना कोई तो कुव्वत है जो इसको मूव करा रही है, कोई ना कोई कुव्वत तो ऐसी है जो इसको चला रही है। अब वो कुव्वत इंसान है और वो कुव्वत स्मार्ट मनी है। वो इसकी बैक एंड पे है, वही कुव्वत इसको जो है ना वो लिक्विडिटी देती है, वही कुव्वत इसमें ट्रेडिंग करती है, और वही कुव्वत इसकी इसका स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। हम स्मार्ट मनी की जो इंटेंशंस हैं उनको सपोर्ट अंडर रेजिस्टेंस पर देख सकते हैं। अक्सर जब हम खबरें सुनते थे या पढ़ते हैं तो उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि नफसियाती हद। मार्केट ने आज इस नफसियाती हद को तोड़ दिया या मार्केट इस नफसियाती हद से गिरी है। तो जो नफसियाती हद है वो भी एक वहां पर भी हमें स्मार्ट मनी की इंटेंशंस नजर आती हैं। और स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स हैं वो हमें वॉल्यूम और प्राइसेस में मिलते हैं, और उन्हीं फुटप्रिंट्स को देखकर हम ये तवक्को करते हैं कि स्मार्ट मनी अब क्या कर रही है, हम स्मार्ट मनी के साथ कैसे डील करेंगे, या अब हम जो हमारी ट्रेड है वो किस सिमत में जाएगी और कैसे जाएगी। तो बेसिकली अगर अब मैं इनको इसको रैंडम इसको करूं समराइज, तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो इसको मूव करवाती है, और उसकी इंटेंशंस को अगर हमने देखना हो तो वो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मिलेंगी, या जिन्हें नफसियाती हद कहा जाता है वहां पर मिलेंगी। और उन्हीं नफसियाती हदूद को देखकर हम भी डिसीजन करते हैं कि अब हमें मार्केट में क्या करना है, यानी कि हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हैं। मैं स्मार्ट मनी का जब लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि इस मार्केट में ये स्मार्ट मनी भी वो नहीं है कि कुछ मजमूआ है डॉलर्स का, या इस तरह का कोई मजमूआ नहीं है, बल्कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं। वो इंस्टीट्यूशंस जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये स्टेट बैंक्स हो सकते हैं, ये कन्वेंशनल बैंक्स हो सकते हैं बड़े,
मतलब अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ पे स्टेट बैंक है, ये भी एक इंस्टीट्यूशनल लार्ज इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं। और फिर कुछ इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं, वो इस तरह इतने बड़े मिकदार में, जैसे कि आपको याद होगा, कुछ अर्सा कबल, बल्कि अभी रिसेंटली जो बीटीसी अप मूव कर रहा है, तो उसके पीछे कहा जाता है कि एलन मस्क है, और एलन मस्क की कामयाबी की वजह है। और एलन मस्क अगर सेलिंग या परचेजिंग करेगा तो वो कॉइन कोई भी अप एंड डाउन होता है। तो ट्रेडिंग सिंडिकेट्स होता है इस तरह के, अगर मैं, जैसे कि मैं और आप बैठे हुए हैं लाइव, तो हम इंडिविजुअली तो उस लेवल पर ट्रेडर नहीं है। इंडिविजुअली तो हम उतना फंड नहीं रखते, लेकिन अब जब हम 10 या 15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम कोई रेगुलेटेड इदारा भी नहीं है, लेकिन हम इकट्ठे हैं, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ये ट्रेड करनी है, और हमारे पास मुश्तरका तौर पर एक इतना फंड बन जाता है कि वो ट्रेडिंग को सिमत को तब्दील कर सकता है, या उसमें कुछ हलचल पैदा कर सकता है। तो ये ट्रेडिंग सिंडिकेट्स होते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल स्मार्ट मनी है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स भी हैं, हम रिटेलर्स हैं जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट में कुछ ऐसे अफराद बड़े बड़े भी होते हैं जो अकेले भी चाहें तो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अकेले चाहें तो एक सीमा तय कर सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ ग्रुप हो सकते हैं ट्रेडर्स का, फिर उसके बाद इदारे आते हैं, और फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड्स टाइप जो इदारे हैं वो होते हैं। जब अगर हम इसको डिजाइन देखें कि वॉल्यूम, स्प्रेड और एनालिसिस, हमने ये तीन चीजें हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि वॉल्यूम स्प्रेड जो है ना, वो हमें कई किस्म के सवालों का जवाब दे रहा होता है। मार्केट में क्या होगा, कब होगा और क्यों होगा, ये सारे सवाल हमें वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस दे देता है। मार्केट में पहले इससे कबल दो तरह के जो एनालिसिस हैं वो चल रहे होते हैं। एक टेक्निकल एनालिसिस होता है और एक फंडामेंटल एनालिसिस है। ये अक्सर आपने सुना भी होगा कि टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन जो वीएसए है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये इन दोनों का मजमुआ है। टेक्निकल एनालिसिस हमें ये पता देता है कि मार्केट क्या करेगी और कैसे करेगी या कब करेगी। तो जो फंडामेंटल है वो हमें ये पता देता है, बताता है कि मार्केट ने जो किया था या जो करेगी वो क्यों करेगी, उसकी रीजंस ये होंगी। लेकिन वीएसए हमें दोनों का इकट्ठा बता रहा होता है। अगर हम वीएसए पे काम करें तो हमें ये बता रहा होता है कि टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी ये कब क्यों कैसे क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं वीएसए में वॉल्यूम बार्स को देखते हैं, और स्प्रेड में हम कैंडल के स्प्रेड को देखते हैं। और किसी भी, इसको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या स्पेसिफिक कैंडल है उसका जो स्प्रेड है और उसी का जो वॉल्यूम है उसका एनालिसिस हम करते हैं, और फिर हमें अंदाजा होता है कि मार्केट की सीमत या मार्केट में हमें क्या डिसीजन लेना है। उसमें जो नैरो स्प्रेड भी हो सकता है कैंडल्स का, और वाइड स्प्रेड भी हो सकता है, और स्प्रेड भी हो सकता है। ये आगे चल के हम देख लेते हैं कि हमने किस जो स्प्रेड है उसको क्या मतलब लेना है, और क्या किस किस्म के स्प्रेड्स हो सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास स्प्रेड है। हम चूंकि बिल्कुल बिगिनर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये वाजे कर देता हूँ कि जो बुलिश कैंडल है वो यहाँ टॉप, ये उसका हाई है और ये उसका लो है। ये जो पूरा एरिया है इसका, ये स्प्रेड एरिया है, ये पूरी कैंडल का स्प्रेड है। इसको हम एनालाइज करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि अब इसकी बॉडी कहाँ पे है और किस तरह की बॉडी है। ये टॉप पर क्लोज है, डाउन पर क्लोज है, या अपने मिडल पर क्लोज है, और फिर ये कि बिल्कुल बॉटम पर क्लोज है। तो ये सारी जो स्प्रेड है, हर तरह की कैंडल्स, ये जो बुलिश कैंडल है ये हमारे पास इस तरह क्लोज हो सकती है टॉप पर। कोई एक कैंडल बुलिश होगी तो वो इस तरह की क्लोज होगी।
ये बुलिश कैंडल इस तरह भी हो सकती है, ये हमारे लिए वाइट स्प्रेड और फुल कैंडल है। और उसके बाद हमारे लिए हम में इस कैंडल में अलग पैगाम है हमारे लिए। इस कैंडल में एज अ बीएसए ट्रेडर मेरे लिए अलग पैगाम है। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल का मेरे लिए अलग पैगाम है। तो हम हर तरह की कैंडल, इस कैंडल के लिए, इस कैंडल के लिए, इस कैंडल के लिए अलग अलग जो एनालिसिस है वो करते हैं और उसको देखते हैं। लेकिन ये हमारा स्प्रेड, इसका भी ये स्प्रेड है टोटल, ये स्प्रेड है और ये स्प्रेड है। इसी तरह बीरिश कैंडल, चूंकि हाई और लो तो यही हैं, और बीरिश कैंडल ऊपर ओपन होती है और इसलिए बीरिश कंसिडर होती है कि इसकी क्लोज डाउन पर है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वाई कैंडल्स, मतलब कैंडल्स बनती क्यों है और इनकी रीजंस क्या है और ये विक क्यों बनती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। लेकिन मैं ये आपको थोड़ी सी चीज बता बता देता हूँ कि अब अगर इकोनॉमिक्स को जानते हैं तो आपने सप्लाई एंड डिमांड का असूल समझा होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, या कम से कम वैसे उसको जानते होंगे। मार्केट में जब सप्लाई आती है तो मार्केट में ये सादा सा एक असूल है कि जिस भी चीज में सप्लाई आएगी उसकी प्राइसेस डाउन होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसकी जिसकी सप्लाई बढ़ जाती है उसकी प्राइसेस डाउन हो जाती हैं, और जिसमें डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है वहां पर प्राइसेस अप होना शुरू हो जाती हैं। अब होता यह है कि अगर फर्ज करें ये 1 घंटे की कैंडल है, तो यहाँ पर अगर मार्केट में प्राइस नीचे डाउन पर है और यहाँ पर सप्लाई कम हो गई है या डिमांड इंक्रीज हो गई है, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, प्राइसेस बुलिश होना शुरू हो जाएंगी और यहाँ तक चली जाएंगी। अब ये डिमांड यहाँ पर अगर कम हो जाएगी और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है देखेंगे लोग कि यार अब मुझे मुनाफा हो रहा है तो मुझे सेल कर देना चाहिए, जो भी चीज मौजूद है मेरे पास मैं उसे उसे सेल करके मुनाफा कमा लूं। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी तो लोग सेल करना शुरू कर देंगे। तो जैसे 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 सेलर्स बढ़ते जाएंगे, इस इट मींस के सप्लाई तो बढ़ रही है, अब यहाँ पर डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग महंगा तो नहीं खरीदना चाहते। और खासकर जब इन्वेस्टर, मैं यहाँ पर लोगों से बुरा इन्वेस्टर लेता हूँ, तो खासकर इन्वेस्टर तो महंगा नहीं खरीदेगा, वो तो सस्ता खरीदना चाहेगा। तो यहाँ पर डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, और टॉप पर जैसे जैसे प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, जैसे डिमांड कम होगी तो प्राइसेस फिर डाउन आना शुरू हो जाएगी। यही एक टोटल फिनोमेना है जिस पर ये मार्केट वर्क करती है। मैं इसको ये कहता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड की मार्केट है, सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। और यहाँ पर जो बॉडी है अगर उसके ऊपर वीक नहीं है तो इट मीन्स ये कि जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई मौजूद थी, एब्जॉर्ब हो गई है। यहाँ पर अगर डिमांड बढ़ रही थी तो यहाँ सप्लाई भी बढ़ गई। ये जो वीक है ये रिप्रेजेंट करती है, अगर टॉप पर वीक है तो ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर सप्लाई बढ़ गई है। तो यहाँ पर भी सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड बिल्कुल, जितनी ज्यादा डिमांड बढ़कर ऊपर गई थी वहीं पर सप्लाई टॉप पर बहुत ज्यादा आई, और जो डिमांड है वो बिल्कुल नीचे कम हो गई या सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया। तो ये एक जो चीज़ है ये समझनी योग्य होती है कि हमें ये कैंडल बनती क्यों और ये कैंडल रिप्रेजेंट क्या कर रही होती है। अच्छा, अब इसमें जो मैं अगर यहाँ पर चूंकि मुख्तलिफ कैंडल्स मौजूद हैं, हम चार्ट भी देखेंगे, चार्ट भी देखते हैं, तो ये हमारे लिए जो कैंडल है ये बहुत बड़े स्प्रेड की, लार्ज स्प्रेड, वाइड स्प्रेड कैंडल है। ये हमारे लिए अलग पैगाम देती है। जैसे कि अभी आपने आपको मैंने बताया कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो टॉप पर क्लोज हैं और उनके ऊपर वीक नहीं होती। ये छोटी वीक है लेकिन ये बड़ी वीक के साथ कैंडल है। तो ये मुख्तलिफ कैंडल्स हैं और ये मुख्तलिफ, लेकिन स्प्रेड ये याद रखने की बात है कि टॉप हाई से लो तक का ये इस कैंडल का स्प्रेड है, इस कैंडल का स्प्रेड छोटा है और इसका बिल्कुल छोटा स्प्रेड है। ये हमारे लिए हर कैंडल
एक अलग मानी रखती है। जब हम वीएसए को देख रहे हैं, जब हम वीएसए पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए हर कैंडल की एक अलग जो मानी होता है, अलग इसका तनाजुर में देखते हैं हम उसको। वॉल्यूम कितने किस्म का होता है यहाँ पर? दो तीन चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। कि एक तो पहली बात यह है कि वॉल्यूम हमारे पास जो इस वक्त चार्ट पर शो रहा हो रहा होता है, खासकर फॉरेक्स की अगर बात करें, तो ये रियल वॉल्यूम नहीं होता। यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी होती है और लोग ये समझते भी हैं, और अक्सर ट्रेडर भी ये बात करते हैं, या खासकर हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ये बात की भी जाती है कि बीएस जो फॉरेक्स मार्केट है, ये चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होने की वजह से इसमें एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं मालूम होता। और दूसरा, अक्सर क्वेश्चन ये किया जाता है कि इसमें हर जो ब्रोकर है उसका वॉल्यूम तो अलग होगा, तो कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं, हमें रियल वॉल्यूम तक एक्सेस कैसे होगी? तो मैं ये कहता हूँ कि हमें यहाँ पर रियल वॉल्यूम दरकार नहीं है। जब हम वीएसए पे काम कर रहे हैं तो हमें रियल वॉल्यूम दरकार नहीं है। हमें ये नहीं गिनना कि किसने बाय किया है या किसने सेल किया है, या कितने ज्यादा तादाद में लोग सेलर्स हैं, कितनी ज्यादा तादाद में लोग बायर्स हैं, हमें ये गिनना नहीं है। हमें काउंट नहीं करना कि कितनी चीजें बिकी हैं या कितनी चीजें बेचने वाले लोग मौजूद थे या बिकी कितनी है। हमें ये देखना है कि ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, मतलब वो बाय किए हैं या सेल किए हैं, उससे हमें गरज नहीं है, वो हम खुद देख लेंगे। जो हम टिक वॉल्यूम पे काम करते हैं, रियल वॉल्यूम पे काम नहीं करते। रियल वॉल्यूम हमें जरूरत नहीं है, टिक वॉल्यूम हम देखते हैं। और टिक वॉल्यूम में चीजों को गिना नहीं जाता, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट्स देखे जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हुए हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो सम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की देखा जाता है कि सम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना हुआ है। मतलब मैं अगर इसको सादा अल्फाज में बात करूं तो किसी भी मार्केट में बहुत ज्यादा रश था आज, मुझे ये देखना है। ठीक है, आज मैं बाजार गया तो बहुत ज्यादा रश था, मुझे इससे गरज है, रश है। अब ये सेलर्स का था, बायर्स का था, ये नहीं है। अब मैं उसके बाद फिर डिसीजन लूंगा कि मुझे कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ कवायद जवाबत हैं जो मैंने तय करने हैं। उसके बाद फिर मैं कहूंगा कि हाँ, अब जो ये रश था ये किसका था। लेकिन अभी मुझे गर्ज सिर्फ इतनी है कि रश था या नहीं था। अगर रश था तो मैं भी रश में शामिल होऊंगा, या रश के बाद उसमें शामिल होऊंगा। जो रियल वॉल्यूम है ये हमें स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इजीली मिल सकता है, और हम उस पर बहुत ज़्यादा आसानी से काम भी कर सकते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। लेकिन जब हम कमोडिटीज़, खासकर गोल्ड, ऑयल, क्रूड ऑयल, इन पर काम कर रहे होते हैं, या जो फॉरेक्स पेयर्स हैं उन पर काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती रियल वॉल्यूम की। वहाँ पर हमें सिर्फ टिक वॉल्यूम दरकार होता है, और वो टिक वॉल्यूम भी हम उससे भी जो है ना वो अपना एनालिसिस कर सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं। और ये वॉल्यूम इज अ मेजरमेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि भी ऐसे ट्रेडर अगर उसके चार्ट पर वॉल्यूम बार्स नहीं है तो ऐसे है जैसे कोई गाड़ी है और उसका फ्यूल टैंक ही नहीं है। तो ये हमारे लिए फ्यूल टैंक का काम करता है, और इसके बिना हम कुछ भी नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं, ना हमारी इस जो है ना वो एनालिसिस कुछ हो सकता है। अच्छा, और एक बहुत जो अहम चीज़ है वो ये भी है कि हम ये सारी चीज़ें भी सीख लें, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वगैरह वगैरह सब कुछ कर लें, तो फिर भी लोग मार खा जाते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि मुझे वो स्ट्रेटेजी भी बहुत आती है, वो स्ट्रेटेजी भी बहुत आती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ज़िमनी है। लेकिन चूंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं ये कह देता हूँ कि स्ट्रेटेजी बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम यह है कि आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है। आपने साइकोलॉजी बिल्ड करनी है एज अ ट्रेडर, नॉट एज अ रिटेलर। ठीक है? और इस स्ट्रेटेजी को, इस साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए आपको बैक टेस्टिंग चाहिए होती है। बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको इत्मीनान देती है कि जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने किया है, जो कुछ पढ़ा है, वो किस हद तक एप्लीकेबल है, किस हद तक वो
आपको मुनाफा बख्श बना सकता है। जब आप इस पर काम करेंगे तो ये आपके इस 20%, ये 20% का काम है, लेकिन आपके इस 80% को इतना मजबूत कर देगा कि आपका ये 20% भी दुरुस्त हो जाएगा। तो इसलिए बैक टेस्टिंग आप करेंगे, और इसको इस पर जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग होती है वो उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा होता है, और फिर आपकी साइकोलॉजी भी उसी हद तक उस अंदाज में ही बेहतर होती है। अच्छा, वॉल्यूम को हम चूंकि रीड करना है, तो हम वॉल्यूम को किस नज़र से देखेंगे? जब भी चार्ट हमारे सामने आता है तो हम वॉल्यूम को 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं: अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, डेड वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम है लास्ट 2 बार्स, लोअर देन या ग्रेटर देन, ये दोनों में भी हम इस्तेमाल करते हैं, और ये अमूमन टेस्ट वॉल्यूम होता है। इसके बाद हम फिर जो एंट्रीज हैं वो लेते हैं। लेकिन ये वॉल्यूम हमें बताता है कि स्मार्ट मनी की मूवमेंट हो गई है। ठीक है, मूवमेंट हो गई है, मार्केट में एंट्री हो गई है स्मार्ट स्मार्ट मनी की, और ये हमें फुटप्रिंट्स बताता है, और ये हमें बताता है कि मार्केट मार्केट अब जो है वो उसमें स्मार्ट मनी की क्या मूव थी और हमने क्या करना है। ये डेड वॉल्यूम बिल्कुल हमें जो है ना वो बताता है, कंफर्म करता है कि स्मार्ट मनी इस वक्त मार्केट में नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई दो छोटा मोटा इक्का दुक्का ट्रेडर है तो चल रहा है बस। वेरी हाई वॉल्यूम, ये दोनों ही जो स्मार्ट मनी की एंट्री का बताते हैं। हाई वॉल्यूम जो रूटीन में चल रहा होता है वो होता है। अच्छा, इसको हम चार्ट पर अगर देखें तो वो कैसे हमें नजर आएगा? हमें कैसे डिफाइन करना पड़ेगा कि चार्ट हाई वॉल्यूम, ये हाई है, ये भी ये अल्ट्रा हाई है, और ये दोनों अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स हैं, ये वेरी हाई है, ये हाई वॉल्यूम है। तो ये बिल्कुल डेड वॉल्यूम ये है, ये नॉर्मल वॉल्यूम्स ये चल रहे हैं। तो ये डिफाइन करना, ये आपको इस तरह अक्सर चार्ट पर नजर आएगा। ये टिक बार्स आपको बताएंगे कि वॉल्यूम क्या है और किस तरह से ये इस वक्त अल्ट्रा हाई है या नहीं है। तो इसमें एक ये सवाल अक्सर सामने आता है कि हम कितनी बार्स के बाद के वॉल्यूम को अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या क्या इसका क्राइटेरिया क्या है? तो अगर हम टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो 20 से 25 बार्स के बाद जो बड़ी बड़ा वॉल्यूम आता है वो हाई या वेरी हाई या अल्ट्रा हाई कंसिडर हो सकता है। एक और तनाजुर ये है कि जो वेरी हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है वो अमूमन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पर आता है। उसके बाद जो नॉर्मली रूटीन्स वॉल्यूम चल रहे होते हैं वो अक्सर न्यूज़ के अलावा जितने वॉल्यूम होते हैं वो अमूमन हाई होते हैं, और या नॉर्मल चल रहे हैं। अच्छा, हमने ये कहा कि हमें वॉल्यूम, जब भी स्मार्ट मनी की एक्टिविटी होती है तो मार्केट में एक गैर मामूली एक्टिविटी हो जाती है। तो ये अक्सर हम कंसिडर भी करते हैं कि यूएस सेशन में बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, और ये सीलिंग सेशन भी होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी होती है। तो अनयूजुअल एक्टिविटी जब भी होगी, जब भी बहुत बड़ी बार बनेगी, जब भी बहुत बड़ा वॉल्यूम आएगा, तो ये इसका मतलब यह है कि स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो गई है। अच्छा, अब जब भी मार्केट में स्मार्ट मनी एक्टिव होगी तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि वो मार्केट की सिमत को चेंज करेंगे। वही चेंज करते हैं, हम में इतनी जरूरत, इतनी ताकत नहीं है या औकात नहीं है कि हम उसको चेंज कर सकें। तो अमूमन जब भी स्मार्ट मनी एक्टिव होती है तो मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। ये अमूमन ऐसा होता है। आप ये एक जो है ना वो आपको सजेशन भी है कि आप दोबारा मार्केट के चार्ट को देखें तो देखिएगा, एक चीज नोट कीजिएगा कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है तो मार्केट बुलिश जा रही थी। यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया तो मार्केट बीरिश हुई है। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा। ये बीरिश से मुराद ये भी है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है, और ये
ट्रेंड की जो करेक्शन है वो भी हो सकती है, यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, या रिट्रेसमेंट भी स्टार्ट हो सकती है यहाँ से। अच्छा, फिर अगर वेरी हाई या अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम आता है तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है। मतलब यहाँ पर अगर आप मार्केट टॉप पर जा रही है, बल्कि इसको मैं थोड़ा, मार्केट अगर अप ट्रेंडिंग में है तो इन पॉइंट्स पर जब वॉल्यूम आएगा तो वो अमूमन वेरी हाई वॉल्यूम होगा, और उन्हीं की बदौलत मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड्स को थोड़ा रिवर्स करने के बाद कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर भी वॉल्यूम लेगी। इन्हीं पॉइंट्स पर हमें वॉल्यूम्स मिलेंगे, और यही पॉइंट्स हमें स्मार्ट मनी के इंटरेस्ट को भी बताएंगे। यहाँ अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आएगा तो मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकती है, या फिर हमें एक करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, या ट्रेंड का यहाँ से आके हमें अगर वॉल्यूम मिलता है, यहाँ पर अगर हमें वॉल्यूम मिलता है तो मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। और बाज दफा मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करके आ चुकी होती है, इस जगह पे फंसी होती है, तो यहाँ पर भी अगर इसने ट्रेंड को कंटिन्यू करना हो तो भी एक बड़ा वॉल्यूम ही हमें इस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन को जो है ना सीमत को तय करता है, और सीमत इस सीमत में मार्केट को लेके जाता है। ठीक है। अच्छा, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स हैं या वेरी हाई वॉल्यूम्स हैं वो रेड फोल्डर न्यूज़ पर आते हैं। यानी कि जो सीपीआई पीपीआई टाइप न्यूज़ हैं या इन्फ्लेशन रिलेटेड डाटा, इन जो न्यूज़ हैं उन पर हमें अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। और जो मीडियम न्यूज़ होती हैं उन पर हमें इतने ज़्यादा या हाई वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो हाई वॉल्यूम्स हैं वो रूटीन के वॉल्यूम्स होते हैं। अच्छा, हमें स्मार्ट मनी का जो इंटरेस्ट है वो किन किन पॉइंट्स पर देखने को मिल सकता है? सबसे पहले ये हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार्स या कैंडल्स की ट्रिगर लाइंस पर मिलेगा। जो उसके लिए हम एक खास लफ्ज वीएसए में इस्तेमाल करते हैं, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार्स की ऊपर या लोअर ट्रिगर लाइन पर हमें देखने को मिलेगी, इनकी इंटरेस्ट मिलेगा। ये हमें यहाँ पर कोई टेस्ट मिलेगा जिस पर जो हमें बाय या सेल का इंडिकेट करेगा, तो हम वहाँ पर बाय या सेल की एंट्री ले सकते हैं। एशियन हाई या लो पर हमें स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स हैं या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिल सकता है, नजर आ सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर भी हमें स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, और वहीं वो भी एक बहुत बड़ा जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो होता है। वैलिड ओबीज एंड एफवीजीज जो है उन पर भी हमें स्मार्ट मनी के इंटरेस्ट को हम ट्रेस कर सकते हैं। फिबोनाची का गोल्डन लेवल वो भी हमें जो स्मार्ट मनी का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो बताएगा। और जो ट्रेंड लाइंस हैं उन पर भी हम ट्रेंड लाइंस की लोअर लाइन या अपर लाइन, ये रिचर्ड वेकऑफ जो ट्रेंड लाइंस हैं उनकी अपर ट्रिगर लाइन या लोअर ट्रिगर लाइन पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम टेस्ट इन पॉइंट्स पर हम जो वीएसए के टेस्ट हैं उनको देखते हुए बाय या सेल के डिसीजंस लेते हैं। तो ये 5-6 पॉइंट्स होते हैं जिन पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट को देखते हुए हम बाय या सेल की एंट्रीज लेते हैं।